हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो मैंने पुराने वाले लेक्चर्स में जो पीडीएफ डाली थी, उसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और बहुत दिन बाद वीडियो पढ़ रही है क्योंकि कुछ काम में बिजी थे, इसलिए नाइन्थ क्लास की वीडियो नहीं पढ़ पाई थी। अब हम लोगों ने वहां पर तीन टॉपिक पढ़े थे और उन तीन ही टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कर लिए होंगे, कुछ नहीं होंगे, उनको बात करते हैं। इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के मिलाकर क्वेश्चन दिए गए थे। कुछ क्वेश्चंस तो वैसे ही थे जैसे मैंने कराए थे, कुछ क्वेश्चंस नई कैटेगरी के थे, मैंने आपको दे दिए थे ताकि आप लोग कोशिश करें, नहीं आएंगे तो हम करके बताएंगे। अब एक एक करके नंबर बाय नंबर उनका सॉल्यूशन करते हैं। और जहां पर किसी को कोई भी पूरा वीडियो खत्म होने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है किसी को नहीं समझ में आया होता है या कभी गलती हो जाती है कैलकुलेशन करने में, तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, सर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो पहला वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया गया समझेंगे। पहले वाले न्यूमेरिकल में बोला गया है ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। बॉडी जो है स्क्वायर में घूम रही है, और हम लोग जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। अब उन्होंने बोला कि एक बॉडी जो है उसकी वो स्क्वायर के चारों तरफ घूम रहा है जिसकी साइड 10 मीटर है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया। इसमें नंबर डाल दिया ए बी सी और डी। ठीक है, यहां पर जो है एक नंबरिंग दी हुई है। नंबरिंग क्या, जितनी भी जो साइड है उस साइड की लेंथ 10 मीटर। 10 मीटर ये है तो 10 मीटर ये भी होगी। सभी की सभी साइड 10 मीटर ही रहेगी। तो इसके चारों तरफ कोई घूम रहा है और उसमें क्वेश्चन कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। मगर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को कैलकुलेट करने हैं उसके जो केस हैं वो अलग अलग दिए, कंडीशन अलग अलग दी है। अब कंडीशन क्या दी है, देखो ध्यान से बात करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट। पहले वाले केस में क्या दिया हुआ है सुनिए। पहले वाले केस में दिया हुआ है कि जो भी बॉडी है वो ए से बी की तरफ जाती है। ठीक है, मतलब यहां पर बोला गया है कि बॉडी जो है ए से स्टार्ट होती है और बी पर जाती है। ठीक है, और जब बॉडी बॉडी यहाँ ने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहा और एंड वाला पॉइंट ये रहा, बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर पहुंच गई, तो ऐसा करने पर डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस की हम लोगों ने बात की, तो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है कितनी है, 10 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी हो गई। डिस्टेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जिस पाथ से जाती है उस पाथ की लेंथ। तो यहां से लेके बॉडी जब यहां पर जाएगी तो ये पाथ कवर करेगी, तो इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी 10 मीटर हो गई। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एंड वाले पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये रहा, बॉडी जो खत्म हो रही है एंड कर रही है वो बी वाला पॉइंट जा रहा है, और इनके बीच में सबसे छोटी दूरी क्या होगी, यही स्ट्रेट लाइन। मतलब ए और बी को मिला दो तो यही लाइन तो आएगी। जब ये लाइन आएगी इस लाइन की लेंथ क्या है, 10 मीटर। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। पहले वाले केस में बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। भाई केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की बात करेंगे, और केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में
बॉडी जो मूव कर रही है वो ए टू सी जा रही है, बॉडी जा रही है ए से स्टार्ट हो रही है और सी पर जाकर रुक जाती है। और जब बॉडी ए से सी की तरफ जा रही है तो देखो बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया और बी पर गई, बी के बाद सी, यहां पर आकर रुक जाती है। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो बॉडी ने पहले यहां से यहां गई होगी तो कितनी पाथ कवर की? 10 मीटर। यहां से यहां आई होगी और 10 मीटर, 10 और 10 होगा 20, डिस्टेंस हो गई 20 मीटर डिस्टेंस कवर करी बॉडी ने। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो मैंने फिर बोला था कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखो, स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये रहा, एंड वाला पॉइंट ये रहा, दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन। तो जो अब डायगोनल जो एसी है उसकी जो लेंथ होगी वही जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एसी की लेंथ निकालने के लिए देखेंगे एक ट्रायंगल ऊपर बनना है, एक नीचे बनना है, कोई भी ट्रायंगल ले लो क्योंकि स्क्वायर है। तो हमने ट्रायंगल मान ली है। अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि स्क्वायर में चारों के चारों एंगल 90 डिग्री पर होते हैं, तो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। और हम लोगों ने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी थी, और पाइथागोरस की थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस की थ्योरम बोलती है बाई पाइथागोरस सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? एसी, मतलब हाइपोटेन्यूस है। तो सबसे बड़ी वाली साइड यहाँ पर एसी है, तो एसी का स्क्वायर सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा बची हुई दोनों साइड। कौन कौन सी साइड बची है? बेस बचा और हाइट बची है। बेस क्या मान लेंगे इसमें? ए बी छोटी वाली साइड का स्क्वायर दोनों की प्लस बीसी हो। इस सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है वो बराबर होता है दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो हमने लिखा कि 90 डिग्री की सामने वाली साइड सबसे बड़ी वाली साइड है, हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। एसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी की वैल्यू 10 दी है और बीसी की वैल्यू भी 10 दी है। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू भी 10 है, बीसी की वैल्यू भी 10 है। 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसका भी हो गया 100। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट आ जाएगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो 200 के फैक्टर करो, जिनको नहीं आता वो समझ लें। 200 आ गया, 200 के हम लोगों ने फैक्टर करें। 2 × 2 250 टाइम्स 225 5 5 25 500। अब क्या है, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या आती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करने वैल्यू, तो उसके प्राइम फैक्टर करो। जब हम सॉरी जब उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद पेयर बनाओ। तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर 2 का बन गया और एक पेयर 5 का बन गया। इसका पेयर नहीं बना वो, तो क्या करना है, जिसका पेयर बन जाता है उनका मल्टीप्लाई कर लो। 5 का बन गया 2 का, तो इनका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10। 10 को बाहर लिख दिया। जिसका पेयर नहीं बनता है उनका मल्टीप्लाई करें, तो पेयर केवल 2 का नहीं बना है, तो जिनका पेयर नहीं बनता है उनका मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी, यहाँ पर तो एक ही संख्या है, मान लो कि 2 संख्या होती है उनका पेयर नहीं बनता, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। अब ये के मीटर में था, तो एसी की वैल्यू आ गई 10 √2 मीटर। अब एसी की जो लेंथ है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो एसी की जो लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब वही डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पर हम लिखेंगे कि 10 √2 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा केस भी दिया गया है, और तीसरे वाले केस में क्या बोला गया है वो समझेंगे। दूसरा वाला केस मिटा रहे हैं, देखेंगे थोड़ा। अब तीसरे वाले केस में हमसे बोला गया है
ये बॉडी जो है ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है, बॉडी ए से जाती है बी की तरफ, बी से सी, बी सी से डी, डी से ई। मतलब बॉडी ए से स्टार्ट करती है, ए से पहुंचती है बी पर, बी से पहुंचती है सी पर, सी से पहुंचती है डी पर, डी से पहुंच जाती है ए पर। मतलब लॉर्ड बॉडी ने स्टार्ट यहीं से किया और बॉडी एक राउंड कंप्लीट करने के बाद बॉडी यहीं पर आ गई। तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो एक बात समझ, बॉडी किसी भी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ध्यान रखना। बॉडी हो सकता है स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूम रही हो सकता है रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ हो सकता है सर्कुलर फील्ड, ये तीन ही मोस्टली आते हैं, या ट्रायंगुलर भी होता है। तो उसकी जो डिस्टेंस होती है हमेशा उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होती है या पेरीमीटर के बराबर होती है। कोई भी फिगर आ जाए उसका पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए कि उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि स्क्वायर का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, वो होता है 4 × साइड। क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है वो एक राउंड कंप्लीट कर रही है, ए से स्टार्ट कर रही है और वापस ए पर ही पहुंच रही है, एक राउंड कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पर यही रहेगा 4, साइड की वैल्यू थी 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। डिस्टेंस तो 40 मीटर होगी, ऐसे कैलकुलेट करो या ऐसे कि यहां से यहां गई तो 10 मीटर, यहां से यहां आई तो 10 मीटर 20 हो गए, फिर यहां से यहां गई 30 हो गए, यहां से यहां गई 40 हो गए, 40 मीटर डिस्टेंस। अब बात डिस्प्लेसमेंट की आती है। जब हम लोग बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने बोला था स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एंड वाले पॉइंट के बीच की कितनी दूरी है वो कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम दूरी। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या था? ए, यहीं से स्टार्ट किया। एंड कहां किया? ए। दोनों पॉइंट सेम है, जब स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है तो उनके बीच की दूरी तो होगी नहीं। जब उनकी बीच की दूरी नहीं होती, इसीलिए उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। समझ में आ गई बात? कि अगर कोई बॉडी जहां से स्टार्ट करती है कहीं भी घूमकर लौटकर वहीं पर आ जाती है, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है वो समझेंगे। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत ध्यान से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करने को मिलेंगे, पेपर में जरूर आएंगे, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में बोला गया है ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक खेत है, एक फील्ड है, और उसकी शेप स्क्वायर की शेप में है, और उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 10 मीटर। उन्होंने बोला कि जो फार्मर है जिस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, मतलब स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूमने में 40 सेकेंड कवर लगते हैं। कवर ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री जो है, चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसके अलोंग घूमता है। कितने में? वो स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड कितनी दी है? 10 मीटर की। एक ऐसा स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड 10 मीटर दी है, उसके चारों तरफ एक फार्मर घूमता है इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में घूमता है। मतलब एक राउंड को कंप्लीट करने में उसे 40 सेकेंड लग जाते हैं। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड? अगर वही फार्मर 2 मिनट 20 सेकेंड तक घूमता रहता है तो बताइए उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्वायर फील्ड बनाया। इस पर भी नंबरिंग डाली ए बी सी और डी, और इस पर नंबरिंग डालने के बाद हम लोगों ने इसकी जो लेंथ ली वो लेंथ 10 मीटर ली। यही बताइए कि इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, सब सभी की सभी साइड 10 मीटर हो गई। आप थोड़ा समझेंगे, हमें टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम कि कितने टाइम तक वो घूमता है।
तो जब टोटल टाइम हम लोगों को दिया गया है, टोटल टाइम हम लोग आगे बात करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट का 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने 60 का मल्टीप्लाई कर लिया, साथ में सेकंड अलग से लिख दो। 2 मिनट की बात करें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने मिनट वाले मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 into 60 हो गया, प्लस 20 सेकंड एक्स्ट्रा थे, तो कैलकुलेट करेंगे। 60 2 जा 120, 120 प्लस के 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड। ये टोटल टाइम जो जो फार्मर है वो मूव कर रहा है, वो 140 सेकेंड तक मूव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं। 1 राउंड completed in 40 सेकेंड। ध्यान रखना, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने सेकेंड लग रहे हैं? 40 सेकेंड। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमसे पूछा है कितने राउंड, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक राउंड को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है और इतने टाइम में कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा या डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या, हमें दो टाइम दिए होते हैं, एक तो टोटल टाइम दिया होता है और एक दिया होता है एक रिवोल्यूशन का टाइम। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को हर बार एक ही प्रोसेस करनी है, वो क्या, ये सबसे पहले कैलकुलेट करो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने चक्कर कितने राउंड हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टोटल टाइम। भाई टोटल टाइम कितना हो रहा है, उस टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं टाइम इन वन रिवोल्यूशन। कि एक चक्कर को लगाने में जितना टाइम लगता है उससे टोटल टाइम में डिवाइड कर दो, तो कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं वो निकल आएंगे। हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो टोटल टाइम था 140 और जो टाइम लग रहा था एक राउंड को कंप्लीट करने में वो 40 था। जीरो से जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मतलब यहाँ पर डिवाइड नहीं जा रहा है। डिवाइड नहीं जा रहा है तो इसको डिवाइड करते हैं और इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करते लेके आते हैं। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो होल आ गए 3 होल 1/2, 3 होल का मतलब 3 राउंड तो कंप्लीट लग रहे हैं, बट एक राउंड क्या लग रहा है, आधा लग रहा है। जब वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक रिवॉल्व करता है तो 3 राउंड तो वो लगा लेता है पूरे पूरे, मगर एक राउंड जो होता है वो आधा लगता है। मान के चलते हैं कि बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, ठीक है, और यहां से घूमती हुई वापस इस पॉइंट पर आती है, तो एक रिवोल्यूशन हो गया। फिर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट हुई, दोबारा आ गया, दो राउंड कंप्लीट हो गए। फिर दोबारा अगर तीसरी बार आती है 3 राउंड कंप्लीट हो गए और 3 राउंड तो पूरे पूरे लगते हैं, उसके बाद एक आधा, तो चौथे राउंड में क्या होता है, वो आती है और यहाँ पर जाकर रुक जाती है, मतलब आधा राउंड ही कंप्लीट करती है। ठीक, अब बॉडी ने देखो, बॉडी कितनी राउंड लगाते हैं उससे मतलब नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोली गई है और मैं आपसे बात करता हूँ कि दोनों चीज मान लो कि हमसे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कराई जाती है, तो कैसे करते हैं भाई। तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, आराम से समझेंगे। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में मैंने बोला था कि बॉडी किसी भी
स्ट्रक्चर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हो, चाहे वो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ हो, स्क्वायर शेप हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो, चाहे वो सर्कुलर शेप हो, तो आपको डिस्टेंस को किसके बराबर रखना है? डिस्टेंस को बराबर रखना है उसके पेरीमीटर से। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? मैंने अभी बताया था, 4 इंटू साइड। ये डिस्टेंस होती है वंस राउंड की। मगर हमारे राउंड कितने लग रहे हैं? राउंड लग रहे हैं 7/2। भाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने निकालते हैं? 7/2 निकल के आए थे। तो जितने राउंड कंप्लीट होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 7/2 राउंड कंप्लीट हो रहा था तो हमने 7/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। साइड कितनी थी? साइड थी हमारी 10। 2 2 जा 4। ठीक है। 7 2 जा 14। 14 का मल्टीप्लाई बनवा करेंगे 14 और जीरो ये लगा वो 140 मीटर डिस्टेंस हमारी आ गई 140 मीटर। बात डिस्प्लेसमेंट की आती है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम कंडीशन थी। उसमें ए और सी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए और सी बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड वाला पॉइंट सी है। तो ए सी की जो लेंथ होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और ए सी की लेंथ निकालने के लिए हमारा ट्रायंगल बनना है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था? 10√2। वही आंसर इसमें आएगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गई बात? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बताया जाए कि कोई भी बॉडी जो है रिवॉल्व कर रही है इसके चारों तरफ, तो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा और एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम दिया है वो दिया जाता है। तो टोटल टाइम दिया होता है। पहले देखो कि जो हमें एक राउंड का टाइम दिया है वो कितना दिया है, सेकंड में दिया है, मिनट में दिया है। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर जो टाइम दिया था वन रिवोल्यूशन का वो सेकंड में दिया हुआ था, मगर जो टोटल टाइम दिया था वो मिनट और सेकंड का मिला के दिया हुआ था। तो हम लोगों ने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। जब दोनों टाइम एक ही यूनिट में आ जाए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर निकालने के लिए टोटल टाइम को ऊपर रखेंगे और एक रिवोल्यूशन का जो टाइम है उसे नीचे रखेंगे। डिवाइड करने पर वैल्यू जो आती है वो फ्रैक्शन में आएगी। अब और पूरी तरीके से डिवाइड करा है तो अच्छी बात है, अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं जाता है तो फ्रैक्शन में आएगी। उस फ्रैक्शन का यूज करना है और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो उसका यूज करके हम चीजों को कैलकुलेट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया देखेंगे। ए बस travels a distance of 120 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour and return with a speed of 30 kilometer per hour. Calculate the average speed of the entire journey. ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है उसकी बात देखो। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड का। अभी मैंने ये वाला टॉपिक कराया नहीं है, मगर न्यूमेरिकल आया है तो करा देते हैं एवरेज स्पीड। उसके बाद हम इस टॉपिक को करेंगे। एवरेज स्पीड जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसे ही एवरेज स्पीड की बात करेंगे। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो बात कि अगर एवरेज स्पीड पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो किस तरीके से की जाती है थोड़ा सा समझेंगे। अब एवरेज स्पीड की जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक डायग्राम बनाए ना, तो डायग्राम बनाकर हमारा जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान हो जाता है। और वो किस तरीके से, फॉर्मूला तो आपको याद आएगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से होता है, डायग्राम कैसे बनेगा वो समझेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक बस जो है उसको 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। तो देखो मैंने मान लिया कि कोई ए पॉइंट है, पॉइंट से बस जो जाती है और बी पॉइंट तक पहुंचती है, ए से बी तक पहुंचती है। और जब बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और बी तक पहुंचती है, तो यहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 120 किलोमीटर हम लोगों को दी हुई है।
कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक की दूरी है 120 किलोमीटर है, ठीक है। अब डिस्टेंस, अब सबसे पहले बस जो है ए से स्टार्ट होती है, बी की तरफ जाती है, ठीक है। जब बॉडी इधर की तरफ जाती है, ध्यान रखना, ए से बी की तरफ जाती है, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस को दिखाते हैं हम ऐसे। तो डिस्टेंस फर्स्ट, पहली वाली डिस्टेंस कितनी है, पहली वाली डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। बॉडी उधर की तरफ जाएगी तो 120 किलोमीटर जाएगी, और साथ में कितनी स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड को हम 20 से डिनोट करते हैं, तो पहली वाली स्पीड जो है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। पहले बॉडी ए से बी की तरफ जाती है और 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितनी स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब बॉडी अब आगे क्या बोला है कि वहां तक पहुंचने के बाद वो वापस आती है, रिटर्न आती है, और जब वो वापस आती है तो कितनी स्पीड से आती है, 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आएगी तो बी से ए की तरफ भी तो आएगी। अब जब बॉडी बी से ए की तरफ जाएगी तो बी से लेके ए तक की दूरी कितनी है, उतनी ही है। तो ये दूसरी वाली डिस्टेंस, दूसरी कंडीशन भी, ए से बी जाती है उसको हमने S1 मान लिया डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हो गई। जब वो वापस आती है तो दूसरी डिस्टेंस मान लेते हैं, और उसमें भी वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों कंडीशन में बॉडी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। मगर जब वो वापस आती है तो वापस आने पर उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, और स्पीड कितनी है, दूसरी वाली जो स्पीड है वो दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। समझेंगे, जब वो उधर की तरफ जाती है तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर ही चलती है, मगर स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आती है उस कंडीशन में डिस्टेंस 120 किलोमीटर होती है, मगर जब वापस आती है तो उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो बात आती है, अब बात क्या है, बात ये है कि हम लोगों ने अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगी, इधर से इधर बॉडी जब इधर जाती है उसकी भी डिस्टेंस है, वापस आती है उसकी भी डिस्टेंस है, मगर जब बात टोटल टाइम की आती है टाइम नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर जब बॉडी ए से बी जाती है तो टाइम कितना लगता है वो कैलकुलेट करेंगे। जब बॉडी ए से बी की तरफ आती, बी से ए की तरफ वापस आती है तो यहाँ पर टाइम कितना लगता है T2, उससे कितना लगता है। तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। When body moves A to B, मान लिया बॉडी ए से बी जाती है, ठीक है। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को बी से दिखाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर T1 क्या है, T1 वो टाइम है जब बॉडी ए से लेके बी तक जाती है। मान लेंगे लेट T1 विद द टाइम, या T1 इज द टाइम टेकन बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स ए टू बी, कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले जब हम बात कर रहे हैं स्पीड, जब पहला वाला टाइम निकालना है, जब पहला वाला टाइम निकालना है तो पहली वाली ही स्पीड यूज करेंगे, पहली वाली ही डिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो स्पीड हम लोगों को कितनी दी गई है, 40, हम लोगों ने 40 लिख लिया। डिस्टेंस कितनी दी गई है, 120, हमने डिस्टेंस की जगह 120 लिख लिया। टाइम T1 हमें कैलकुलेट करना है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस करें T1 का मल्टीप्लाई, T1 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ, तो T1 इज इक्वल टू, या ऐसे समझ दो इन लोगों को समझ में ना आए, 40 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई T1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 T1 इज इक्वल टू 120। T1 की वैल्यू निकालेंगे टाइम बन की, तो 40 को उधर भेज देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू आ गया 120 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कटेगा, 4 3 जा 12, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब बात आती है 3 तो आ गया, ये मिनट आएगा, सेकंड आएगा या आवर आएगा, तो देखो यहाँ पर यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर, तो इसका मतलब टाइम क्या आएगा, आवर आएगा। यहाँ पर यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है, अगर डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में दी गई है तो हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, अगर डिस्टेंस हमारी मीटर में दी जाती
तो हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में होना जरूरी थी। यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई थी, तो स्पीड भी हमारी किलोमीटर पर आवर में थी, और जब किलोमीटर पर आवर में थी, तो जब टाइम निकल के आएगा तो आवर में निकल के आएगा, तो ये आ गया 3 आवर। मतलब यहाँ पर जो टाइम निकल के आ गया वो कितना आ गया, 3 आवर। जैसे हमने T1 की वैल्यू निकाली, ऐसे ही हम T2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जब when body moves, बॉडी वापस भी तो आती है, जब वापस आएगी तो बी से ए की तरफ आएगी, जब बी से ए की तरफ आएगी तो सेम वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला आएंगे, जिसमें दूसरा वाला टाइम निकालेंगे। जब दूसरा वाला टाइम निकालेंगे तो दूसरी वाली स्पीड का यूज करेंगे, दूसरी वाली डिस्टेंस का यूज करेंगे। दूसरी वाली स्पीड कितनी है, 30 है। दूसरी वाली डिस्टेंस कितनी है, 120 है। दूसरा वाला टाइम T2 हमें कैलकुलेट करना है। वही दोबारा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे पहुंचेगा, तो T2 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 चला जाएगा, 3 4 जा 12, 4 आ गए। टाइम हमारे किस में आएगा, आवर में आएगा, मैंने अभी बताया था 4 आवर। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आवर आ गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्टेंस दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम ना देके स्पीड दे दी गई, तो सबसे पहले जब स्पीड दे दी गई है तो डिस्टेंस और स्पीड का यूज करके हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन और भी कठिन बनेंगे, कैसे बनेंगे बताएंगे आपको। अब देखो आगे बात करते हैं इसी में। जब आगे बात करेंगे इसी में, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने टाइम निकाल लिए, दोनों टाइम निकाल लिए, और दोनों टाइम की वैल्यू कितनी आई, एक की आई 3 आवर और एक की आई 4 आवर। और हम लोगों को निकालना है क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस में क्या है, पहली वाली डिस्टेंस प्लस दूसरी वाली डिस्टेंस। पहली वाली डिस्टेंस कितनी है 120, दूसरी वाली डिस्टेंस कितनी है 120, दोनों को जोड़ेंगे 240 किलोमीटर हो गया। ऐसे टाइम की बात करेंगे तो पहला टोटल टाइम जब निकालेंगे तो टोटल टाइम का मतलब हो गया पहला वाला टाइम प्लस दूसरा वाला टाइम। पहला वाला टाइम कितना दिया है 3, दूसरा वाला टाइम कितना दिया 4 इज इक्वल टू 7 आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों को कितनी है 240। टोटल टाइम की बात करेंगे कितना है 7 आवर, डिवाइड कर लो, 7 3 या 21, कितने बजे 3 बजे 30 हो गया, 7 4 या 28। ठीक है, 7 3 या 21, 30 बजे 7 4 या 28, 2 बजे 20 हो गए, पॉइंट लगाए 20 हो जाएंगे। अब जब 20 हो जाएंगे 7 2 जा 14, 20 में से 14 जाएंगे 6 बचेंगे 60 हो जाएंगे, और 7 8 या 56, मतलब इस तरीके से डिवाइड चलता रहेगा। तो हम लोगों की जो स्पीड निकल के आ रही थी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 34.28, स्पीड जो आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। देखो ध्यान से, जब अब आप सोचोगे सर डिवाइड नहीं रहा तो इतने छोड़ देंगे, नहीं, आपको आगे कैलकुलेट करना है और डेसिमल पॉइंट में निकालना। कभी कभी डिवाइड पूरी तरीके से चला जाएगा, कभी कभी डिवाइड नहीं जाएगा। अगर डिवाइड नहीं जाता है तो आपको डेसिमल पॉइंट में उसे कैलकुलेट करना है आगे तक। ठीक है, नंबर 4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए। नंबर 4 वाले में दिया है व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्ट। अब देखो ध्यान से सुनो, ऑडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या, दो तरीके की दो यूनिट मीटर होते हैं। एक स्पीडोमीटर होता है और एक ऑडोमीटर होता है। ऑडोमीटर क्या होता है और स्पीडोमीटर क्या होता है। देखो हम लोग चाहे स्कूटी चलाते हो, चाहे बाइक हो, चाहे गाड़ी हो कोई भी, तो आपने देखा होगा कि जो मीटर होता है उस पर रीडिंग लिखी होती है, 0 10 20 30 40 50 ऐसे करके 60 ऐसे करके मान लो। और जो नीडल होती है वो इस तरीके से जो है वो घूमती है इस तरीके।
और बीच में यहाँ पर जो होता है यूनिट आती है, 1 किलोमीटर हो गई, 2 किलोमीटर हो गया, 3, इस तरीके से मीटर। तो ये जो मीटर होता है जो स्पीड को दिखाता है, जो एरो वाला स्पीड, ये होता है हमारा स्पीडोमीटर, जो स्पीड मेजर करता है। और एक ये होता है जहां पर डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ये होता है ओडोमीटर। ये कैलकुलेट करता है डिस्टेंस, स्पीडोमीटर कैलकुलेट करता है स्पीड। ये स्पीडोमीटर है वो तो स्पीड कैलकुलेट करेगा, जबकि ऑडोमीटर है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। कोई भी गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है, उसका जो ऑडोमीटर है वो क्या मेजर करता है। तो ऑडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग फास्ट जस्टिफाई और आंसर। कि यहाँ पर बताइए कि कौन सा ऐसा है जो तेज मूव कर रहा है। तो ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन तेज चल रहा है कौन धीमे, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वहां पर स्पीड कैलकुलेट करनी है। मगर स्पीड का कंपैरिजन तो है कि कौन किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम। मगर स्पीड का कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब दोनों की यूनिट एक जैसी होंगी। जैसे अगर दो बॉडी मूव कर रही है, दोनों की स्पीड किलोमीटर पर, ये भी पहली वाली डिस्टेंस भी स्पीड, पहली वाली स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और दूसरी वाली स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो कंपैरिजन करना आसान होता है। या मीटर पर सेकंड में दोनों दी हुई है, पहली वाली भी मीटर पर सेकंड में, दूसरी वाली भी, तो भी कंपैरिजन। तो इसलिए पहले तो हमें उनकी जो भी स्पीड दी गई है उनको अपनी एक जैसी यूनिट में लेके आना है। जैसे कि फोर्थ वाले का दिया हुआ, फर्स्ट वाला क्या दिया है, फर्स्ट वाले में क्या बोला गया है समझेंगे। ए स्कूटर विद मूविंग ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर 1 मिनट। ये 300 मीटर 1 मिनट में, ठीक है, स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दी गई है आप लोगों को 300 पर मिनट या 1 मिनट बाद, ठीक है। हम लोगों की स्पीड दी है 300 मीटर पर मिनट। दूसरी वाली स्पीड जो हम लोगों को दी हुई है उसकी बात करते हैं। दूसरी वाली जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इन दोनों स्पीड का कंपैरिजन करना है। जब हमें इन दोनों स्पीड का कंपैरिजन करना है तो हम पहले उनको एक जैसी यूनिट में लेके आते हैं। भाई देखो, ये मीटर पर मिनट में दिए, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या है सबसे छोटी यूनिट में मीटर पर सेकंड में ले आओ। तो देखो डिस्टेंस मीटर में दी है, ये मिनट जो है वो सेकंड में कन्वर्ट करनी है। तो ये कुल मिला के कैसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है 300 मीटर अपॉन 1 मिनट। पर मिनट का होता है 1 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और जाएगा। अब क्या मीटर, अब डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, 6 5 का 30, मतलब यूनिट क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऊपर वाला तो मीटर में दिया हुआ था, बस नीचे वाला जो मिनट में दिया हुआ था इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट में 60 का मल्टीप्लाई किया। जब 1 में 60 का मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, 60 से डिवाइड किया ऊपर तो वैल्यू आ गई 5 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों को जो स्पीड दी गई है वो 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है। और मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। मैंने आपको बोला था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे या 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बोला था जब बदलना है, हमें बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर किलोमीटर से छोटा होता है, जब छोटे वाले में बदलना है तो छोटी वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, बड़ी वाली नीचे लिखेंगे। 18 टू जा 36 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड।
और ऊपर वाला। अब देखो यहाँ पर स्पीड, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो ये जो है 10 मीटर, ये क्या है, ये ज्यादा है। तो बोलेंगे कि कौन जो है तेज मूव करा, तो बोलेंगे ए कार इज मूविंग फास्टर। स्कूटर और कार में कार जो है वो तेजी से मूव कर, ठीक है। नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 में क्या बोला है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम स्टॉप ए टू स्टॉप बी। ये दो स्टॉप है, एक ए है एक बी है, और ए से स्टार्ट होती है कार और बी तक पहुंचती है। और कितनी स्पीड से जाती है, स्पीड से जाती है 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ द कार एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जब भी मैंने बोला था आपसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे से। पहले अब इसमें जो आए हैं वो तो समझते हैं। एवरेज स्पीड में मैंने बोला था कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने पर हम लोगों को क्या बोला है कि दो स्टॉपेज, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया, और बॉडी जो है ए से बी की तरफ, या कार जो है ए से बी की तरफ जाती है। अब थोड़ा समझेंगे, जब कार ए से बी जाती है, ए से स्टार्ट होती है और बी की तरफ जाती है, ध्यान से सुना, तो उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड को बी से दिखाते हैं, बी वन मान लिया, वो कितनी होती है, वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं, ए से बी जाती है एंड रिटर्न बैक। और जब वापस आती है, वापस आने का मतलब हो गया बी से वापस ए की तरफ। जब वो वापस आती है उस समय पर उसकी स्पीड को हमने v2 मान लिया, और वो होती है 50 किलोमीटर पर आवर। जब किसी एक ए स्टॉप से बी जाती है तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है, जब वापस आती है तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होती है। ये हमें बोला गया केवल हम, और यहाँ पर बोला कि डिस्टेंस भी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ना तो हमें कोई डिस्टेंस दिया गया है, ना कोई टाइम दिया गया है। ऐसी कंडीशन में इसमें एक बात कॉमन है, काम बात कॉमन क्या है कि बॉडी ए से बी जाती है और बी से ए, मतलब जितनी दूरी वो, जब वो ए से बी जाती है तो भी डिस्टेंस बराबर होगी, और वापस जब आएगी तब भी डिस्टेंस, मतलब दोनों कंडीशन में, इधर से उधर जाएगी या उधर से इधर आएगी, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम रहेगी। जब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोगों ने क्या किया, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो एक्स मीटर मान लिया हम लोगों ने, कि ए और बी जो है उसके बीच में एक्स दूरी है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच की दूरी है एक्स मीटर, दोनों के बीच एक्स मीटर, ठीक है। अब जब जब बॉडी ए से बी जाएगी तो डिस्टेंस कितनी चली जाएगी, भाई डिस्टेंस ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, एक्स मीटर। तो डिस्टेंस जब वो ए से बी की तरफ गया होगा तो डिस्टेंस उसने एक्स मीटर कवर करी होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमने एक्स मानी है, और कितनी स्पीड से गया है 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आएगा तब भी डिस्टेंस बी से ए की तरफ आएगा, तब भी डिस्टेंस उतनी रहेगी, तो दूसरी वाली डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, एक्स मीटर। हम लोगों को जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो टाइम भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो T1 टाइम है, मगर उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पर जो टाइम लगा हुआ वापस आने वो T2 टाइम मान लिया, मगर उसकी वैल्यू भी नहीं पता है। और एवरेज स्पीड हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम लोगों को टाइम ना मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, फिर टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड बात करें। डिस्टेंस की बात करेंगे, जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखो डिस्टेंस में बॉडी ए से बी की तरफ गई, जब बॉडी ए से बी की तरफ गई तो कितनी डिस्टेंस चली, एक्स,
और जब वो वापस आई तो डिस्टेंस कितनी हो गई x, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई x, और x को जोड़ दो भाई, x जाने का और x आने का, दोनों का डिस्टेंस जोड़े कितना होगा 2x मीटर। x की वैल्यू क्या नहीं बता, हम लोगों ने x मान लिया तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2x हो गई, 2x मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, बॉडी ने स्टार्ट कहां से किया था, बॉडी ने स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, बी की तरफ गया और वापस दोबारा ए पर आ गया। बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं आ गई, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, टाइम 1 और टाइम 2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब लेट t1 be the time taken when body moves A to B, जब बॉडी ए से बी की तरफ गई तो जो टाइम लगा वो t1 था। तो वही वाला फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें जो टाइम निकालना है वो t1 निकालना है। जब t1 टाइम, पहला वाला टाइम निकालना है तो पहली वाली स्पीड का यूज करेंगे, पहली वाली डिस्टेंस का यूज करेंगे। पहली वाली स्पीड कितनी दी गई थी, 30 दी गई थी। सॉरी, एक बात याद रखें, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दी गई है। जब हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो डिस्टेंस भी हमें किलोमीटर में ही माननी है। मतलब ये x मीटर की जगह हमें x किलोमीटर मानना है। ठीक है, तो ये x किलोमीटर होगा, ये भी x किलोमीटर होगा। यूनिट सेम होनी चाहिए, इसको मीटर मान लेंगे तो इसे मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, इसलिए डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर मान के चलते हैं। 2x किलोमीटर हो जाएगा। रेडी हो गया। डिस्टेंस हमारी कितनी है x, टाइम कितना है हमारा t1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t1 ऊपर आ जाएगा 30 नीचे, तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 30। अब देखो हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, डिस्टेंस हमारी मीटर में, तो टाइम हमारा किस माने चाहिए, आवर माना चाहिए। तो हमारा टाइम आ गया x अपॉन 30 आवर। ध्यान रखिए ये वैल्यू किसकी आई, टाइम 1 की आई। तो टाइम 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान रखिए x अपॉन 30 आवर। ऐसे ही t2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने t1 की वैल्यू मिली वैसे ही। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अब दूसरी वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं t2 जो है टाइम तब कब लगता है जब बॉडी पहले तो ए से बी आ रही थी, अब दूसरी वाली कंडीशन में बॉडी बी स्टॉप से ए स्टॉप की तरफ आती है, तो उसमें जो टाइम था t2 मानेंगे। अब t2 की वैल्यू निकालने के लिए वही स्पीड इजिकल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब दूसरा वाला टाइम निकालना है तो दूसरी वाली स्पीड यूज करेंगे, दूसरा वाला डिस्टेंस यूज करेंगे। दूसरी वाली स्पीड v2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 50, तो 50 हो गया। डिस्टेंस s2 की वैल्यू x, t2 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके अपॉन में तो कुछ दिया है, इसके अपॉन में कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। तो क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 आएगा नीचे और t2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो t2 दूसरा वाला टाइम इज इक्वल टू x अपॉन 50, तो इसका में भी यूनिट लगेगी आवर। तो यहाँ पर t2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, x अपॉन 50 आवर। तो हमने t1 और t2 दोनों की वैल्यू निकाल ली। जब दोनों की वैल्यू निकाल ली तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को जब कैलकुलेट करेंगे तो पहली वाली डिस्टेंस प्लस दूसरी वाली डिस्टेंस, पहली वाली डिस्टेंस x, दूसरी वाली डिस्टेंस x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x हो गई। टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम का मतलब हो गया पहला वाला टाइम प्लस दूसरा वाला टाइम। पहला वाला टाइम कितना है, x अपॉन 30, दूसरा वाला टाइम कितना है, x अपॉन 50। 30 और 50 का एलसीएम लेते हैं, 150 हो जाएगा। 30 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x, प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे। 50 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x,
तो आ जाएगा टोटल टाइम इज इक्वल टू आ गया 5 और 3 8x अपॉन 150। ठीक है, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी 2x अपॉन टोटल टाइम कितना है 8x अपॉन 150। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं। ऊपर वाले में केवल न्यूमरेटर दिया गया है। जब ऊपर वाले में न्यूमरेटर दिया गया है तो नीचे डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जब डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो हम लोगों ने बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से होगा और नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा। ऐसा करेंगे। जब 2x में मल्टीप्लाई होगा 150 का, 150 तो ऊपर जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई होगा 8x, तो 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो, भैया जाएगा 8x। तो देखो x से x चला गया, 2 बन जाए 2, 2 4 जा 80, 2 2 जा 4, 275 जा। अब ये आ गया 75 डिवाइड बाई 2, 2 का फिर डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 50 बचे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो हमारी स्पीड कितना जाएगी, किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है, हमारी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर ले। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 में बोला गया है ए कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। अब देखो ये भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने बोला एक कार है, उसको बताया गया है कि एक कार जो है 30 किलोमीटर पर आवर चलती है और कितने घंटे तक इतनी स्पीड चलती है, आधा घंटे तक इसी स्पीड से चलती रहती है। फिर उसके बाद स्पीड चेंज करती है और स्पीड चेंज करने के बाद उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और 25 किलोमीटर पर आवर होने के बाद 1 घंटे तक उसी स्पीड चलती रहती है 25 की स्पीड। उसके बाद फिर वो 1 घंटे तक उसी स्पीड चलती है। उसके बाद फिर क्या होता है, 40 स्पीड इंक्रीज होती है और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होने के बाद 2 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है। तो बताइए इस पूरे टाइम में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड का सर फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को जो भी जर्नी है, इस पूरी जर्नी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब 3 हिस्सों में डिवाइड कैसे बोला गया कि जब ये वाला जो एसी है वो पार्ट है जब जो उस कार की जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाली कंडीशन में जो स्पीड होती है वो होती है 25 किलोमीटर पर आवर और तीसरी वाली कंडीशन में जो स्पीड होती है वो होती है 40 किलोमीटर पर आवर। V1 V2 और V3 तीन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर और तीसरी होती है 40 किलोमीटर। अब जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है तो उस कंडीशन में जो टाइम होता है वो टाइम होता है 1/2 आवर। जब स्पीड 25 किलोमीटर होती है उस कंडीशन में टाइम T2 मानेंगे और वो होता है 1 आवर। और तीसरी वाली कंडीशन में जो टाइम मानेंगे वो कितना मानेंगे 2 आवर जो दिया गया है। तो सुन लेंगे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बॉडी और बी तक पहुंचती है और कितने टाइम तक चलती है, आधा घंटे तक चलती है। उसके बाद स्पीड चेंज हो जाती है और 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाती है और 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितने घंटे तक रहती है, 1 आवर तक। ऐसे ही जब स्पीड V3 होती है तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है और वो 40 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड जो है वो कितने तक कब तक रहती है, 2 आवर तक। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी क्योंकि जब तक डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास भाई जब वो 30 की स्पीड से चलती है आधा घंटे तक तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगी। वो डिस्टेंस हमने S1 मान ली, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगी उसे हमने S2 मान लिया
और यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगी वो S3 मान लिया। अब हमें तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले केस के लिए कैलकुलेट करते हैं कि जो जब बॉडी जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और आधा घंटे तक चलती है, तो डिस्टेंस कितनी थी? फॉर्मूला सेम, पहले वाले केस में डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे कैलकुलेट करना है तो पहली वाला टाइम इज इक्वल टू पहली वाली डिस्टेंस टाइम। तो v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू है 30। s1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, s1 की वैल्यू हमें निकालनी है। t1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/2 या बनेगा 0.5। तो 1/2 दी हुई, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 30 में। तो 30 में मल्टीप्लाई हो गया 1/2 और इज इक्वल, और S1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो वैल्यू S1 की आ गई। 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो S1 इज इक्वल टू 15। S1 क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में आएगी? या तो मीटर में, किलोमीटर में। तो देखो यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है, तो हमारी स्पीड डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में आ जाएगी। S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 किलोमीटर। ऐसे ही दूसरी वाली कंडीशन की बात करेंगे। दूसरी वाली कंडीशन में जो बात करेंगे, स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूसरी वाली स्पीड इज इक्वल टू दूसरा वाला डिस्टेंस, तो दूसरा वाला टाइम की बात करेंगे। जब यहाँ की बात करेंगे तो दूसरी v2 की वैल्यू कितनी है? 25 है। डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। टाइम हमारा कितना दिया है? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दूसरा वाला जो डिस्टेंस है S2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर। ऐसे ही सेम कंडीशन में तीसरे वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले की जब बात करेंगे तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरी वाली डिस्टेंस निकालने के लिए तीसरी वाले टाइम का यूज करेंगे, तीसरी वाली स्पीड। v3 की वैल्यू कितनी दी गई है? v3 की वैल्यू दी गई है 40। डिस्टेंस कितनी दी हुई है? डिस्टेंस जो दी हुई है वो हमें निकालनी है, और टाइम हमें दिया गया 2 आवर। इसके अपॉन में कुछ नहीं था 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, S3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो S3 आ जाएगा इज इक्वल टू 40 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना है? 80। डिस्टेंस कितना आई? किलोमीटर में। तो हमारी S1 की वैल्यू भी मिल गई, S2 और S3। S1 की बात करेंगे तो S1 की वैल्यू है 15 किलोमीटर। S2 की वैल्यू कितनी है? 25 किलोमीटर। और S3 की वैल्यू कितनी है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें S1 पहली वाली डिस्टेंस, दूसरी वाली डिस्टेंस और तीसरी वाली डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। S1 की वैल्यू 15, S2 की वैल्यू 25, S3 की वैल्यू 80 होगी। इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10 के 0 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 120 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गई 120 किलोमीटर। टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम कितना है? पहला वाला टाइम जो है वो है 0.5 आवर। दूसरा वाला टाइम कितना है? 1। तीसरा वाला टाइम कितना है? 2। तो कितना होगा? 2 और 1 3, और ये हो गया 3.5 आवर, 3.5 घंटे। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 120। टोटल टाइम हो गया 3.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 7 जो 35।
5 टू द 10, 5 4 जा 20 और 7 का डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 3 बचे, 30 ओवर 7 4 जा 28, 220 बजे, 7 2 जा 14, 20 में से 14 जाएंगे 6, 7 8 जा 56। ठीक है, इस तरीके से 34.28 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है,